बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज अगर देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो वफाक के ऊपर गरजे बरसे हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत को मैं ख़बरदार करता हूँ कि गलत फहमी में ना रहें कि मैं पीछे हटूँगा। मैं ना फॉर्म 47 वाला हूँ, ना मैं सेलेक्टेड हूँ। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम इस्लामाबाद के प्लान के मुखालिफ हैं। मैं आपकी वजारतों पर लात मारता हूँ। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा। और उमरकोट के अंदर जो कामयाबी हासिल की सबा तालपुर साहिबा ने, उसके ऊपर उन्होंने अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जो वाज़े मौक़िफ़ बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से अपनाया गया है, उस मौक़िफ़ के ऊपर उन्होंने जो कैनाल्स का मामला है उस पर वाज़े स्टैंड ले लिया है। हालांकि बेशुमार मवाक़ों के ऊपर वफाकी हुकूमत कहती है मामलात सेटल हो गए हैं, गुफ्तगू शुनीद होगी। जो सिया मुश्तरका मफादात काउंसिल है उसके अंदर इस पर बातचीत होगी। हम कुली तौर पे यकतरफा इसके ऊपर मंजूरी नहीं देंगे, इस पर तमाम लोगों की आरा को शामिल किया जाएगा। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इतनी हार्ड लाइन अपनाए जाना और इसको रेड लाइन करार देना इस मामले को, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान वफाकी हुकूमत के लिए पैदा हो चुका है। दूसरी तरफ अगर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अली अमीन गंडापुर पे बड़ा इल्ज़ाम है, केपी हुकूमत का अदालत जाने का भी ऐलान है। एक सवाल ये भी है कि क्या तमाम वज़राए आला जो हैं उन्होंने मदनियाती बिल के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं, जबकि पंजाब के अंदर जो गंदम की पॉलिसी है उस पर तमाम हुकूमत और अपोजिशन यकजुबान हो चुकी है। मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है उस पर स्पीकर कौमी असम्बली का है, इलेक्शन कमीशन को दोबारा लिखा गया ख़त है। इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी के ताबड़तोड़ वफाक पे हमले, ये किस जानिब जाने का इशारा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासिर, याद करें मैंने आपसे कहा था कि अप्रैल का जो महीना है और मैंने आपको तारीख भी दी है, इस महीने में इन तारीखों में बहुत कुछ होने वाला है। क्या कुछ सोच सकता था कि इतने पुरअमन तरीके से चलने वाली हुकूमत, इतनी ताकत से चलने वाली हुकूमत, इतने ज़ोरों शोर से पूरी भूखी एक जैसी हो वो चलने वाली हुकूमत, उसके साथ ये हो जाएगा? बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुझे आज भी याद है मैंने आपसे फरवरी के महीने में ये बात की थी कि मुझे पीपल्स पार्टी का एक रहनुमा मिला है जब मैं कराची से होके आया, बल्कि मैं कराची से ही प्रोग्राम कर रहा था। मैंने आपसे कहा था कि उसने मुझे कहा कि मार्च अप्रैल में हम पीपल्स पार्टी जो है वो छोड़ देगी या पीपल्स पार्टी बड़ा स्टैंड ले लेगी। आज की पूरी तकरीर में दो चीज़ें वाज़ेह हो गई। राना साहब, मैं चाहता हूं कि इस पे गुफ्तगू करने से पहले बिलावल भुट्टो की वो तकरीर का थोड़ा सा हिस्सा ना सुनवा। भुट्टो साहब का अपनी गुफ्तगू के अंदर वो मौक़िफ़, जो हार्श मौक़िफ़ है वो क्या है, वो ज़रा मुलाहिज़ा कर। एक ऐसा मसला है जो वफाक को खतरा में डाल सकता है, जो आलमी सतह पर पाकिस्तान को मसले में डाल सकते हैं। तो उस वक्त पे जब इमरान ने तो कनाल्स की इजाजत दी तो पीपल्स पार्टी के जियालों ने उनका डट का मुकाबला किया था। ये ना खपे ना खपे ना खपे कहने वाले कहाँ थे भाई? सो रहे थे, नींद में थे या उनके इत्तेहादी थे? सिर्फ आप, और आप ना सिर्फ बोले, आपने ना सिर्फ मुकाबला किया, आपने तारीख में पहली बार किसी चोर दरवाजों से नहीं, किसी कोर्ट के अदालत पे खटखटा के नहीं, आपने तारीख में पहली बार अदम एतमाद लेकर आए। वो जो 2 कनाल बनाने वाला इमरान खान साहब था उसको घर भेज दिया था। अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब है तो उनको शुक्रिया कहना चाहिए हैदराबाद की आवाम को, शुक्रिया करना चाहिए हैदराबाद वाले को, कि और देखने के बजाय यहाँ आके शुक्रिया तो अदा करे कि आपने मुझे वजीर आजम 1 नहीं 2 दफा बना दिया है। हम मांग क्या रहे हैं? आपका वजारतें पे हम लात मारते हैं, आपके वजारतें नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। आपके
वजारतें नहीं चाहिए, हमारे अवाम का मुतालबात आपको मानना पड़ेगा। और अगर वो मानने के लिए तैयार नहीं तो हम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। पंजाब का किसान और सिंध का हारी का खून चूस रहा है, वो आपके सामने है। अगर आपने चोलिस्तान को, अगर आपने थरपारकर को आबाद करना है तो सो बिस्मिल्लाह, मगर सिंधु पे हम सौदा नहीं करेंगे। आपने वफाक के अगर फैसले मुसल्लत करके पंजाब को आबाद करना है तो 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन सिंधु का सौदा जो है वो कबूल नहीं करेंगे। इसी मामले के ऊपर राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, ये नहरों के मामले के ऊपर वो क्या राय रखते हैं? चौलिस्तान के लिए एक नहर है, थर के लिए 2 नहरें हैं, बाकी 5 नहरें किसके लिए? राना साहब क्या कहेंगे इस हार्श स्टैंस के ऊपर? 2 चीज़ें ज़हन नशीन कर लें। नहरों का मंसूबा ख़त्म नहीं होगा। नहीं होगा? वो तो बन गया यार। क्या नहरें बन नहीं गई? क्या बहुत सा काम हो नहीं गया? क्या बहुत सा काम हो नहीं गया? तामीराती काम तो जारी है, लेकिन कहा जाता है कि वो जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर उधर के हिस्से का काम रोका। यहाँ पे हाई कोर्ट के फैसले पे मुलाकात नहीं होती। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के फैसले पे आफरीन है यार आप पे। किसकी बात कर रहे हैं आप? कोई भी हाई कोर्ट हो, कौन से फैसले हैं जिस पर अमल दरामद जिसने नहीं करना वो करे? जो फैसला करते हैं करवाते हैं ना, या जहाँ से फैसला होता है कि अमल करना है या नहीं करना, तो ऐसे ही चलता है यार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलाकात का कहा था। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जाए सलमान सफदर साहब आज मुलाकात होगी, हुई मुलाकात? वो ये तो फिर नहरों का मामला है, ये तो मामला ही किसी और तरफ है ना। तो नहरों का मामला ख़त्म होना है 22 तारीख, 22 अप्रैल तक पीपल्स पार्टी को फाइनल फैसला करना पड़ेगा। मंगल तक? जी, मंगल तक। और फाइनल फैसला जो पीपल्स पार्टी के अंदर गुफ्तगू चल रही है, जो मेरे पास इतला है, वो फाइनल फैसला यही है कि हमें अगर कोई कुर्बान भी करना पड़े हमें कर देना चाहिए। बहुत से लोग चाहते हैं कि नहीं जनाब हमने कमिटमेंट की हुई है, या हमें इसको अवाम को थोड़ी देर इसी तरह चलते रहना। कितनी देर चलते रहेंगे जी? अप्रैल, मई, जून में तो बजट है ना, बल्कि मई में समझ ले बजट आ रहा है। उस बजट के बाद आप अगर बजट में वोट देते हैं तो आप हुकूमत के हैं, और अगर उससे पहले ये नहरों के पानी का मामला, तो अगले महीने में तो मामला बड़ा खुल के आ जाता है ना। आपको पता है अप्रैल मई में तो पानी आता है, पानी तो चाहिए आपको अप्रैल मई में ना, तो क्या करेंगे? तो ये सारी चीज़ें जो है ना यासिर साहब खुलने वाली हैं, और जब ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी और इन सारी चीज़ों पे काम शुरू हो जाएगा, तो आप एक बात को ज़हन नशीं कर लें, एक बात को लिख के रख लें। पीपल्स पार्टी को पहली दफ़ा वो फैसला करना पड़ेगा जिससे उनकी सियासत बचेगी, और सियासत एक ही तरीके से बच सकती है, सिर्फ एक तरीके से, और वो तरीका है हुकूमत से अलहदगी का। वो आपको ये फिर सियासी बयान नहीं लग रहे? देखिए आज के दिन तक हो सकता है ये सियासी बयान ही हो सकता है आज के दिन तक वो टाइम निकालने के लिए हो, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ ये कोई 2 दिन की गेम तो नहीं है ना, 3 दिन की भी नहीं है। 22 को मैं कुछ इशारा नहीं देना चाहता, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ 22 तक इन्हें कुछ बड़ा फैसला करना पड़ेगा। और अगर यहां से यह फैसला हो जाता है कि नहरें बंद, तो फिर उस सूरत में भी पीपल्स पार्टी पे हालात बहुत तंग हो जाएंगे। वो कैसे? बस मैं आपको बता रहा हूँ तंग हो जाएंगे। अच्छा, वो अवामी सतह पे फिर नहीं होंगे? ये इशारा देना चाह रहे हैं? अवामी सतह पे तो कल भी एक रिजल्ट आया, वो आपने तो चूंकि पहले बनाया हुआ था तो हमें तो पता नहीं था, मुझे पता होता तो मैं एक आपको आपसे ले के पहले बयान कर देता। अवामी सतह पे मुझे एक बात बता दें, लाहौर का कोई एक हल्का है ऐसा, एक हल्का जहां पे 5-5 हज़ार वोट पड़े हो पोलिंग स्टेशन पे? है कोई एक हल्का? होंगे सर, कोई ना। मुझे एक बता देना, एक बता दे होंगे क्या? आपने तो रिजल्ट बनाए हुए हैं, एक हल्का बताएं मुझे। मैंने कहां पे रिजल्ट बनाया? मैं माहिर मार्केट। यार आप काम करते थे ना उस वक्त साथ मेरे बैठ के, हम सब इकट्ठे रिजल्ट बनाते थे, जो आता था सामने लिखते थे। है मुझे सर यादाश्त पे नहीं। यादाश्त आ गया रिजल्ट, देखा आपने?
यार कमाल है, 100% किसी जगह भी हो गया टर्न आउट। मैं कहता हूँ कमाल, जब सदके जमा ना थे। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे पास वो आए ना कोई अच्छी सी ट्रॉफी, तो मैं कुछ लोगों को ट्रॉफी दे के आऊँ, उनके सर पे पग रख के आऊँ। यार कमाल है, यार कमाल है ये। इसके ऊपर मुझे बात करनी है, ब्रेक के बाद बात करूँगा। एक ब्रेक लेने के बाद से इसी सियासी मंजरनामे बिलखुसूस इस मामले के ऊपर जो आज बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू में बात करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा अगर मौशी मंजरनामे को देखें, हुकूमती इक़दामात को देखें, एक तरफ जो है अफ़गानिस्तान वफ़द जाने वाला मामला है, सिफारती ताल्लुकात को अगर देखें और अंदरूनी तौर पे जो वफाकी हुकूमत का इत्तेहाद है उसको देखें, तो ये सेटअप किस हद तक काबिल कबूल है और ये सेटअप किस हद तक देर पा है और इसके नताइज किस हद तक मुस्बत निकलेंगे और उसकी उम्मीद कितनी लगाई जा सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा दिनों की जो सियासत है, क्या ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है या फिर हकीकी तौर के ऊपर वो मुश्किलात का शिकार हैं और उन्हें इस मुश्किल से निकलने का वाहिद रास्ता यही रिटेलिएशन दिखाई देता है। तो इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान दानियाल अजीज़ साहब ने। दानियाल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दानियाल साहब, सबसे पहले आज मैं आपकी वजारतों पर लात मारता हूँ अगर सिंधु का सौदा होता है तो। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गुफ्तगू है, तो वो कहते हैं 2 नहरें निकालने वाला जो था, हमने उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की थी, तो ये 6 नहरें हम कैसे निकालने देंगे। क्या लगता है पीपल्स पार्टी फंस चुकी है जिसकी वजह से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है, या फिर पीपल्स पार्टी किसी ख़ास वजह से ये मौक़िफ़ अपना रही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कोई ख़ास मौक़िफ़ है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये पहली मर्तबा नहीं है। आपको अच्छी तरह याद होगा, मरसू मरसू सिंध ना देसू, ये नारा पहले भी लगाया है और ये वर्करों का खून गरमाने के लिए और ये ताज़ा शहीदों की याद करने के लिए अच्छा नारा है। लेकिन मेरे ख्याल में जब कूलर माइंड्स प्रिवेल करेंगे तो मेरा जो दिलचस्पी है वो इस बात में है कि जो उन्होंने तकरीर के दौरान ये बात कही कि इसके मुतबादल भी रास्ते हैं जिसमें ये ज़मीन आबाद भी हो जाएगी और इस तरह से जो मुख्तलिफ सूबे हैं उनके माबैन मुश्किलात भी सामने नहीं आएंगी। तो उसको अगर उसमें कोई वज़न है तो उस बात को मेरे ख्याल में ज़रूर सामने लाया जाना चाहिए, क्योंकि इसलिए नहीं कि इस वक्त नहरों की बात है, इसलिए कि पाकिस्तान एक एक्सट्रीमली वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है और दिन ब दिन ये मसाइल, आप नहरें चाहे बनाएं चाहे ना बनाएं, ये मसाइल बढ़ते चले जाने हैं। और इसके लिए हमें एक पूरा पाकिस्तान लेवल का प्रोग्राम चाहिए जिसमें सबका स्टेक होल्डर्स का बायन हो और उसमें हमें मुख्तलिफ किस्म के जो तौर तरीके हैं वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इसमें हमारी प्राइसिंग चेंज करनी पड़नी है। ये पूरा निज़ाम जो पानी का है इसको असर नौ तामीर करना पड़ेगा और इसको जो हमारी क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, जो हमारी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारा फार्म गेट है, उसको हमें तब्दील करना पड़ेगा और वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत असरअंदाज होगा। तो ये वक्त आ चुका है, शायद ये एक बहाना बन जाएगा इन नहरों से कि ये ओवरऑलिंग पूरे सिस्टम की करनी पड़नी है, नहीं तो ये दिन ब दिन पाकिस्तान के हालात जो है ये गड़बड़ होती चली जाएगी। दानियाल साहब, चूँकि आपका ज़िम्मेदार घराने से भी तल्लक है और आपका हल्का भी वो है कि जहाँ पर आपसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर ज़राअत और पानी के हवाले से कोई, मैं नहीं समझता कोई इसको समझता हो। तो दानियाल साहब, अगर बिलावल भुट्टो की इस बात पे यकीन भी कर लें जो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि इसका एक मुतबादल भी है, लेकिन जो सिंध के हालात हैं, जो सिंध की सूरत हाल है, जो सिंध में तहरीक चल रही है, जिस तरह सिंध हाई कोर्ट से एक स्टे भी हो गया, सिंध के पहली दफ़ा वकला भी इस मामले पे बाहर आ गए, तो क्या आप समझते हैं कि बिलावल के अब नारों पे सिंध कार्ड जो है बच जाएगा? नहीं, सिंध कार्ड तो मेरे ख्याल में जो उन्होंने आज तकरीर की है वो तो उन्होंने जाहिर कर ही दी है, लेकिन उसके लिए आपको याद होगा जब ये हुकूमत में आने के लिए कोई दुश्वारी होगी तो सिर्फ एक दिन GDA का एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि उसके जल्द बाद इन्होंने सब चीज़ एक्सेप्ट कर ली और आ गए और जरदारी साहब जो हैं वो सदर बनते साथ ही उन्होंने अदालतों में जाके अपने जो केसेस थे उनमें इस्तिस्ना ले ली।
तो ये सारी चीज़ें भी एक रियलिटी है पाकिस्तान में, इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आजकल जो हम सुन रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसी भी दिन अनाउंस हो जाना है और जितने लोग चाहिए हैं इस हुकूमत को बरकरार रखने के लिए वो मिल जाने हैं, तो इसमें मेरे ख्याल में जो ताकतें हैं जो ये फैसले करती हैं वो भी अपनी तरफ से मतलब एक फैसला किए बैठे हैं कि हमने ये मामलात आगे बढ़ाने हैं। ये और पाकिस्तान में ये जो मुतनाज़ा ख़ासतौर पे पानी के मामले हैं, इसमें पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा है इनकी मिस हैंडलिंग की वजह से। अगर कालाबाग डैम को मिस हैंडल ना किया जाता, ANP के साथ बैठ के ये तमाम बातें कर ली जाती, जो वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी नौशहरा में जाके जहाँ पानी की सतह नहीं थी वहाँ निशान लग गए लोगों की दीवारों के ऊपर और इस तरह से हमें बेघर कर देना था और ये तबाही मच जानी थी, इस तरह से दर हकीकत मैंने इसकी तहकीकात की है, ऐसी बात नहीं थी। वो खामखा एक लाइल्मी के बायस चूँकि एक फीवर पिच पे डेवलप होगी बात। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि ये कहीं इस नज़र ना हो जाए कि मामला बढ़ते बढ़ते किसी और तरफ ही निकल जाए। और अगर इसमें सदाकत है जिन्होंने भी ये प्लानिंग की है कि ये नहरें की ज़रूरत है और इसमें जो दीगर लोअर रिपेरियन कहते हैं इनको, जो दरिया के साउथ पार्ट में लोअर पार्ट में जो लोग बासी होते हैं, जो लोअर रिपेरियन राइट्स हैं वो दुनिया में काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड हैं। सो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को एक अगर ये कहते हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट या इसके अलावा अगर ये तो दो जमातें हुकूमत चला रही हैं यही मिल बैठ जाए और एक दूसरे की बात समझ लें, तो अगर इसमें सदाकत है तो फिर मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को लचक दिखानी चाहिए। और अगर इसमें वही पुरानी बातें हैं जो एक झगड़ा चलता चला जा रहा है पानी की किल्लत की वजह से, उसको आगे बढ़ाने की बात है, तो फिर मेरे ख्याल में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दानियल साहब, सवाल मेरा ये है कि अभी जो उमरकोट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाबी मिली है, इस कामयाबी की वजह आप मकबूलियत में इजाफा समझते हैं या निज़ाम पे पकड़ मजबूत? ये जाहिर बात है जी, जो बाई इलेक्शंस होते हैं उसमें तो फिर आपको पता है जो एग्जीक्यूटिव है वो हर हरबा इस्तेमाल करता है। और आपने देखा जब इमरान खान साहब की बारी थी, ये डस्के में एक इलेक्शन हुआ था, उसमें क्या क्या नहीं देखने में मिला, कैसे लोग गायब हो गए और वो थैले ही नहीं मिले। एक रात पूरी जो है तमाम जो पोलिंग अफसर थे वही गायब हो गए और जब सुबह आए तो रिजल्ट की शक्ल और की और थी और फिर वो दोबारा से इलेक्शन का डिक्लेरेशन हुआ वहाँ पर। मतलब ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका नाम के साथ इंसाफ लगा हुआ है या नहीं लगी, सब एक जैसे हैं, कोई भी नहीं माफ करता। और ये बड़े अफसोस की बात है, आखिरकार हम अब एक नई सदी में दाखिल हो गए। कभी तो हमें ये पैमाना तय करना है कि भाई ये चीज़ें इंसाफ से और एक मतलब किसी पैमाने पे जो दुनिया के मेयार के मुताबिक हो उसमें हम ये निपटाएं, ना कि इस तरह की हरकतें करके। और फिर अभी ताज़ा ये फरवरी की 8 तारीख हम देख के हटे हैं, आज तक कोई भी ट्रिब्यूनल का फैसला नहीं हुआ, जबकि इलेक्शन कमीशन के एक्ट में लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन कमीशन फैसला करेगी और 120 दिन में ट्रिब्यूनल तमाम फैसले कर देगी। तो ये वही, इसीलिए ये चेंजेस किए थे कि वो जो पुरानी रीत थी कि इलेक्शन की मुद्दत पूरी हो जाती है हुकूमत की तो फिर जाके फैसले जो हैं आते हैं, तो उनका फ़ायदा क्या। तो यही तो सारों ने मिलकर बनाया था, लेकिन उसके ऊपर अमल पैरा नहीं रहे। और मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान का नुकसान ही नुकसान है और इन चीज़ों के बारे में सबको सोचना पड़ेगा। दानियल साहब, आपने बहुत अरसा पहले हमारे ही प्रोग्राम में कहा था कि बहुत जल्द सियासतदानों की छुट्टी होने वाली है और एक ऐसे लोग आने वाले हैं जो इस मुल्क की मुआशी सूरत हाल को संभाल लेंगे। वो मुद्दत कब पूरी होगी? मैंने शायद ये जिक्र किया था कि ये जो एक फिच इंटरनेशनल कंपनी है जो कंसल्टिंग करती है फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक मैटर्स पे, उनकी एक रिपोर्ट को शायद मैंने कोट किया होगा। उनका ये मानना है, जो कि एक बहुत मोतबर ज़राए हैं, कि पाकिस्तान में अगर ये मामला ना चल सका इस गवर्नमेंट से तो फिर एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनेगी। तो मैंने उनको शायद कोट करते हुए बोला होगा, लेकिन बात वाज़ेह है कि अगर आप जो आर्मी चीफ ने अगले दिन ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से एक तकरीर की जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को राइज करने की सिर्फ बात नहीं है, बात यह है कि हाउ क्विक एंड हाउ फास्ट। तो जो क्विक एंड फास्ट की बात है वो तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिपोर्ट शाया की है, अपने ग्लोबल आउटलुक को अपडेट किया है, उसमें पाकिस्तान को उन्होंने
बजाय 3.5% जो कि वैसे ही बहुत कम ग्रोथ है, उन्होंने 2.5% दी है और अगले साल के लिए 3.0 यानी 3% दी है। तो पूरे साउथ एशिया में ये जो छोटे छोटे मुल्क हैं हमारे मुकाबले में, जैसे श्रीलंका है या फॉर एग्जांपल एक और मुल्क है जो बांग्लादेश है या अफगानिस्तान है या इवन इंडिया है, तो इनकी जो औसतन ग्रोथ है इस वक्त, औसतन यानी एक का दिवालिया निकल गया श्रीलंका का, एक में जंग खत्म हुए अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं अफगानिस्तान, और एक में जो है राइट्स हुई थी जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उनका रोज कोई नई खबर निकलती है बांग्लादेश से, तो इनका एवरेज जो है वो 6.1% है। तो हम फिर से सिक मैन ऑफ एशिया करार दे दिया गया और ये 2 साल के लिए इस तरह से बात चलनी है। तो मुझे अफसोस ये कहना पड़ता है कि जो हमारे प्लानिंग के इदारे हैं, जो हमारा ये सो कॉल्ड उड़ान प्लान है और ये जो होम ग्रोन या स्टीवन डेक्रन प्लान है, या जो वर्ल्ड बैंक अभी प्लान लेके आया, या जो IMF का चल रहा है, या इवन SIFC का है, ये इस वक्त पाकिस्तान में 5 प्लान राइज हैं। तो मैंने इनको बड़े गौर से और बड़ी इनकी तहकीकात की है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई अल्लाह ताला की फरमान की वजह से या कोई ऐसे अनोखा हालात बन जाए कि ये पांचों के पांचों इम्प्लीमेंट भी हो जाए, जो कि शायद पांचों के पांचों नहीं होने, लेकिन फर्ज करें हो भी जाए, तो फिर भी पाकिस्तान कहीं नहीं खड़ा होगा। सो हमने वो कैसे सिमत मापनी है जिससे पाकिस्तान एक एशियन टाइगर की तरफ बढ़े और 5 से 7 सालों में हम एक मिडिल इनकम कंट्री बन जाए। दानियल साहब, फिर आप इस माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से नई सरमायाकारी या नए सरमायाकारों को दी जाने वाली दावत को किस नज़र से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी दावत है जी, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इन चीज़ को बरूए कार लाने के लिए कम से कम 3 से 4 साल दरकार है, और वो उस हालत में जबकि सारे मामलात एक मामूल पे और ऐसे तरीके से आगे चले, उसमें कोई हिचकिचाहट, कोई रुकावट ना आए। आप किसी को भी पूछ लें, कोई भी माइन तैयार करने में कितनी देर लगती है, ये मतलब एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये तरीके हैं, ये मैं आप ना उम्मीद ना हो, लेकिन बात यह है कि इसके ऊपर आप कोई प्रोग्राम रख लें और दूसरे जो साहिबान हैं जिन्होंने ये मुख्तलिफ प्लान्स के बरूए कार लाए, उन्होंने उनको भी तकलीफ दे लें। मैं सिर्फ 2-4 नुक्ते आपको बता दूंगा, आपको इमीडिएटली समझ आ जाएगी कि ये प्लान सारे फजूल हैं, इनमें कुछ भी नहीं बनना। तो ये पहले भी बनते रहे हैं, हमने कितनी दफ़ा ये मंसूबे सुने हुए हैं, और ये मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं और हुकूमत किसी और तरफ चल जाती है। और ये जो अभी वाली हुकूमत है, ये तो एक पावर सेक्टर और एक FPR, ये 2 शोबे हैं जो पाकिस्तान को अकेले डुबा सकते हैं। ग्रोथ को तो छोड़ें, डुबा सकते हैं। तो ये जो 2-2 महीने की चेपियां लगाने की आदत पड़ गई इनको, ये सबूत है इस बात का कि ये हाथ पांव मार रहे हैं, डोर सुलझा रहे हैं, इनको सिरा नहीं मिल रहा, इनको कुछ समझ नहीं आ रही। ये फिर से ये जो 7 रुपए 40 पैसे और ये इंडस्ट्री को जो ये चेपी लगाई है, ये 2-3 महीने से ज्यादा नहीं चल रही। अगर फर्ज करें ये ट्रेड वॉर ठंडा पड़ जाता है और ये जैसे 90 डेज में ट्रंप कह रहा है कि मैंने मामला सेटल कर लेने हैं और तेल की कीमत बैनुल अक़वामी सतह पे वापस आगे ऊपर चले जाती है, तो इसमें क्या रह जाएगा? वो जो 180 अरब 10 रुपए हमारी जेब में से निकाल के हमें ही दे दिए, और जो इन्होंने IBP से हासिल किया है, जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट इन्होंने अक्टूबर से रोकी हुई थी, अक्टूबर से, वो इन्होंने इकट्ठी करके तो हमें दिखा के रोप डाल रहे हैं। तो ये तो बेस रेट में भी फर्क नहीं और अभी तक नोटिफाई भी नहीं हुआ है। तो अगर ऑयल प्राइस चढ़ जाती है तो फिर इस कीमत में क्या रह जाना है? इन्होंने कोई एफिशिएंसी नहीं बढ़ाई। ये जो 600 अरब इन्होंने इसी बयान में बड़े सादा अल्फाजों में कह दिया कि जी 600 अरब रुपए भी हमें रोकना है। वो भाई आपको 3 साल हो गए रोकते हुए, ये पिछले साल 590 अरब थी, अभी 4 महीने बाकी हैं तो आप 600 अरब पे पहुंच गए। इसका मतलब ये बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। तो आप कोई नई स्ट्रेटजी तो नहीं है ना आपके पास, इसका मतलब आप वेले हैं, आप फारक हैं, आपके पास कोई नई सिमत नहीं है। बस जो आपने पर्चे काटने थे, जो मीटर उतारने थे, जो SDO लाइनमैन सस्पेंड करने थे, जो ये सारे आपने लगाने थे मुख्तलिफ अदारे, DCO, DPO, तहसीलदार, पटवारी हजरात, सारा होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच सारी की सारी धरी की धरी रहेगी। और अभी आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि बड़े शान और शौकत से बता रहे थे कि पेस्को जो कि बहुत लॉस मेकिंग एक डिस्को है, उसमें 1% का 3 साल लगा के 1% का फर्क डाला है, शायद 36% से ये 34.9% तक जो है इन्होंने लॉसेस को कंट्रोल कर लिया। तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये जब ये चीजें कंट्रोल होंगी, और इनको पता है, नेपरा की रिपोर्टें पढ़ लें, इनको पता है कि महकमे सारे के सारे इन्वॉल्व हैं।
ये हो ही नहीं सकता कि महकमे के बगैर कोई जाली ट्रांसफार्मर लगा के तो पूरे मोहल्ले को बिजली देने शुरू हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। यही जो कहते हैं डिस्कोस के कैस्को के क्वेटा में, आपको पता नहीं है जी, दरअसल बलोचिस्तान में तो 200 मील के खंभे लगे हुए हैं, तो वो कहीं से भी आके कोई कुंडी लगा सकता है। तो ये 10 साल पहले नहीं थे ये 200 मील के बिजली के खंभे, तब तो नहीं लगा। तो आज कैसे आंखें बंद कर ली, कैसे नहीं पता चला? ये सब झूठ और फ्रेब है। असल बात है ये कि इनको समझ ही नहीं आई, और इनके जो एडवाइजर हैं, जो खुद सारे इंतजामिया ही हैं, चीमा साहब हैं, राहत चीमा साहब हैं, या वो दूसरे साहब हैं, शाह साहब हैं, या दीगर इन्होंने जो असल चला रहे हैं, बाकियों को तो ये घास ही नहीं डालते। इनको तो ये तो इस सिचुएशन को क्रिएट करने के हिस्सेदार हैं। तो सर मैं दानियाल साहब, एक आखिरी सवाल फिर, वो तरसीलाते ज़र के बारे में क्या कहेंगे, जिसमें कहा जा रहा है रिकॉर्ड इजाफा? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो ये जो इस वक्त जो खास तौर पे महंगाई का जो ये ढिंढोरा पीट रहे हैं, ये इनके साथ बहुत बुरी होनी है। उसकी वजह यह है कि स्टेट बैंक गवर्नर ने ये खुद कहा है इनको, मैं नहीं कह रहा, स्टेट बैंक गवर्नर कह रहा है, IMF कह रही है, ADB भी कह रहा है, आपका वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है कि ये जो 2 महीने बाद जून आने वाला है, इसमें महंगाई 8% होनी है। मैं सर तरसीलाते ज़र की बात कर रहा हूँ सर। जी मैं आ रहा हूँ उस तरफ, लेकिन जो अवाम के लिए जरूरी बातें हैं वो भी करनी अहम है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, और मैं कहता चला रहा हूँ तवातर से, और आपके प्रोग्राम पे भी कहा है, एक दफा नहीं मुतवातर दफा कहा है कि महंगाई का एक रेला आ रहा है, एक रेला आ रहा है। तो ये 0.7% से 7% से ये 8% तक जाएगी, तो ये कितने 100% इसमें इजाफा होगा, कितनी गुना ये बढ़ेगा, तो आपका 8% महंगाई होनी है सिर्फ 2 महीने में। तो आप इमेजिन करें कि यहाँ पर लोग जो दबे हुए हैं 5 साल की महंगाई के एक पहाड़ के नीचे, अभी तक उनको सांस नहीं मिल रही, और आपका फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहा है कि अभी तक जो महंगाई के बढ़ने की रफ्तार है, जो कमी आई है, उसमें लोगों तक कोई फायदा नहीं पहुंचा। उनका अपना बयान। तो अभी अगली जो आपने हमें गोते लगाने हैं इस कौम को, वो आपने तैयार कर लिए, और आप कह रहे हैं डिप्टी कमिश्नर की बात है। डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी ये नहीं है, ये स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है। एक तरफ आप स्टेट बैंक की पॉलिसी से महंगाई खुद करते हैं, और उससे लोग मुस्तफीद होते हैं, चंद हल्के अशरफिया बुनियादी तौर पर, और उसके बाद आप डिप्टी कमिश्नर को बाजार में छोड़ देते हैं कि जाके बेचारे रेडी वाले को गिरफ्तार कर लो। उसका क्या कसूर है? आपका क्या ख्याल है जो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट्स हैं जिनमें बताते हैं कि महंगाई किस तरफ जा रही है और उसके क्या इम्कानात हैं, उसमें कहीं ये लिखा हुआ है कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने छापे मारने हैं या सस्ते बाजार लगने हैं? नहीं लिखा हुआ, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से। ये कोई भी पहले BA का स्टूडेंट जो है इकोनॉमिक्स का, आपको ये बता सकता है। लेकिन ये झूठ चलता चला जा रहा है क्योंकि इनको पसंद है, इसके पीछे ये छुपते हैं। तो ये कितनी देर तक मामला चलना, ये कितनी देर तक मामला चलेगा? और इस तरह जी एक आखिरी जुमला मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी की क्या इंतहा हो चुकी है। और सिर्फ ये 2020 में जब इमरान खान की हुकूमत थी, इन्होंने जो लेबर फोर्स सर्वे है जो बताता है कि कहाँ पर कितनी किस शोबे में कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है और कितने एज ग्रुप में बढ़ रही है और किन इलाकों में बढ़ रही है, वो एक्सरे है, वो MRI है बेरोजगारी का, ताकि आप उसके ऊपर प्लान बना सकें। तो इमरान खान साहब से तो करोड़ नौकरियां दी नहीं गई, तो उन्होंने क्या किया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उन्होंने जो तवातर से 1960 से हर साल होता चला आ रहा है, उसका प्लग खींच दिया। उन्होंने कहा जी पैसे नहीं, हम नहीं देंगे, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उसके बाद PDM गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी बहाल नहीं किया। उसके बाद केयर टेकर आई, उन्होंने भी बहाल नहीं किया। उसके बाद 1 साल इनको हो गया फिर से PDM 2.0 को, इन्होंने फिर नहीं किया। अब आके वो कह रहे हैं कि हम करेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इनको कहा है कि अगर आप नहीं ये करेंगे सर्वे, लेबर फोर्स सर्वे, तो हम आपको इमदाद नहीं देंगे। फिर इमदाद नहीं देंगे तो इसी की बुनियाद के ऊपर अब जो है अब वो उसको दोबारा से खोलने की तगोदो जो है वो होती दिखाई दे रही है। लेकिन इस वक्त की जो पॉलिसियाँ हैं ये देर पानी हो सकती हैं और इसका आउटकम बेहतर नहीं निकल सकता। बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज़ साहब इस वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त के गोल। दूसरी तरफ बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब ये बातें सामने आ रही हैं कि सलमान अकरम राजा की तरफ से जो फहरिस्त जाती है उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ये बात हामिद रज़ा साहब ने कही। अब बात ये भी है कि जद्दोजहद के लिए हकीकी इक़दाम कौन उठा रहा है, कितने रहनुमा हैं जो हकीकी तौर पर वहाँ पर मौजूद होते हैं, वो जो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमशीरा हैं उनका साथ देने वाले कितने लोग हैं,
और अगर बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाती तो ये मौक़िफ़ कौन अपनाता है कि आप इन्हें जाने दें और इन्हें ना जाने दें? वो जिनकी मुलाकात होती है वो किस बुनियाद पे, और जिनका नाम रद्द कर दिए जाते हैं वो किस बुनियाद पे? आने वाले दिनों के अंदर अगर मिनरल एंड माइंस के ऊपर कोई मौक़िफ़ अपनाया जाता है तो उस पर जमीयत उलमा इस्लाम फ़े जो ख़ुद एक स्टेक होल्डर है खैबर पख्तूनख्वा में, क्या उसको लूप में लिया जाएगा? इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने। शौकत यूसुफजई साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शौकत यूसुफजई साहब, ख़बर एक अली परवेज़ मलिक साहब ने दी, हालांकि बिल जो है वो तो पहले असम्बली में पास होगा, डिस्कशन होगी, मंजूरी होगी, फिर जाएगा ऊपर। वो कहते हैं जी अली अमीन गंडापुर साहब उसके ऊपर दस्तखत कर चुके हैं। अब प्रोसेस जो है वो एक साइड पे रह गया, इस दस्तखत के ऊपर बड़े बयानात मंजर आम पे आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये प्रोपेगेंडा है, कुछ भी नहीं है। ना तो उस पर दस्तखत हुआ है, ना देखे असेंबली में पेश होने से पहले कौन सा दस्तखत हो सकता है? बिल तो अभी नहीं बना है ना। बिल तो बनेंगे जब शौकत साहब इस पे कहा जा रहा है, जो असल चीज़ बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि एक जो इस्लामाबाद में मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम वज़रा आला शामिल थे, वहाँ पर जब ये फैसला हुआ कि आप अपने अपने सूबों से इसे मंजूर करवाएंगे और आपकी ज़िम्मेदारी और आप भी इस पर एग्री करें, तो उस पर सब ने साइन किए। अब इस पर बेशक ये प्रोपेगेंडा है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से बयान आना चाहिए ना इस पर। देखिए मैं अर्ज करूँगा, कैबिनेट ठीक है, कैबिनेट से तो आ गया है ना, उसमें तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं रही है। लेकिन जो असेंबली में जब तक असेंबली से पास ना हो तो बिल नहीं बनता, चाहे उस पर 200 दस्तखत क्यों ना हो जाए। लेकिन जहाँ तक अली अमीन गंडापुर साहब का ताल्लुक है, उनके तर्जुमान ने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कह दिया है कि कोई दस्तखत नहीं हुआ है। अब जब वो तर्जुमान कह रहे हैं तो वो अली अमीन गंडापुर ही कह रहा है ना, कोई ऐसी बात तो नहीं है। और इसमें देखिए माइन एंड मिनरल एक्ट जो है ना, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है सूबे के हवाले से। और ऐसा भी नहीं है कि पूरा बिल जो है वो मुस्तरद किया जाना चाहिए। इस बिल के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस तरह ये 4-5 चीज़ें जिनको ये जिस पे तहफ़्फ़ुज़ात ज़्यादा आ रही हैं कि जो स्ट्रेटेजिक माइंस कौन सी होंगी, मुल्क के मफाद में जो ज़मीन ली जाएगी वो कौन सी होगी, मुल्क के मफाद का कौन तशरीह कर सकता है। शौकत साहब ये बताइएगा, प्रॉफिट शेयरिंग फार्मूले के ऊपर तो कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं? नहीं, उस पे भी है प्रॉफिट। देखें, जब आप किसी को प्रॉफिट में डाल देते हैं ना, तो इसका मतलब ये कि आपका असर खत्म हो गया। लेकिन ये नेगोशिएबल है, ये नेगोशिएट हो सकता है, क्योंकि अगर प्रॉफिट वफाक में जाता है तो पाकिस्तान को जाता है ना, कोई ऐसा थोड़ी है क्योंकि हम बाहर दे रहे हैं किसी को। अगर हमारे वसाइल से पंजाब खूबसूरत हो सकता है, पंजाब के लोगों को रिलीफ मिल सकता है, व्हाई नॉट? मैं इस चीज़ को तो कभी रद्द नहीं करूँगा। लेकिन वो चीज़ के जिस पे आपका असर ख़त्म हो जाए और आप कहें कि जी आपको बाउंड कर दिया जाए सूबे को, जिस तरह ऑयल एंड गैस के मसले पर है कि हम हमारे खैबर पख्तूनख्वा में है, लेकिन उसका कभी कभी तो हमें उसका प्रॉफिट भी नहीं मिलता है, उसके लिए भी हमें धरने देने पड़ते हैं। तो फिर उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल ये है कि इसमें थोड़ा सा जब ये बातें आती हैं कि जी मुल्की मफाद के अंदर कंपनियों को मखसूस कंपनियां भी लाई जा सकती हैं, मुल्की मफाद में जो एरिया बनता है वो भी कवर किया जा सकता है। तो इसमें शकूक है कि जैसे स्वात है, अब स्वात में जो स्ट्रेटेजिक माइंस आती हैं कि जी पूरा के पूरा स्वात का जो है ना एक ही बंदे को दे दे, एक ही कंपनी को दे दे, तो बाकी लोकल इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? लोगों का रोजगार बना हुआ है। तो उससे बेहतर ये है कि कोई ऐसी चीज, ऐसा फार्मूला बने कि जिससे बाहर के इन्वेस्टर्स भी आए, उनको भी फायदा हो, लोकल रोजगार भी जनरेट हो, और जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी फायदा हो, वो बिल्कुल बेरोजगार ना हो जाए। तो ये चंद खदशात है। ये अगर शौकत भाई आपने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान को जो आना चाहिए वो पाकिस्तान को आएगा, तो KPK को भी है, पंजाब को भी है, सिंध को भी है, बलूचिस्तान को भी है, सबसे पहले पाकिस्तान है। आपने बड़ी अच्छी बात की। और आपने ये भी कहा कि जो जिससे पाकिस्तान के मफाद में बेहतरी हो, जिसमें बेहतरी है, तो पाकिस्तान के मफाद में तो यह भी बेहतरी है कि इमरान खान को रिलीज़ किया जाए, उनके केस ख़त्म किए जाएँ और उनको सियासत में मौका दिया जाए, मुआशी इस्तेहकाम भी हो, सियासी इस्तेहकाम भी हो।
तो इस मौके पर क्या ये बात भी उनसे हो सकती हो नहीं हो सकती? देखिए, इमरान खान ने तो क्लियर कट कह दिया है ना कि मेरी बात और बुशरा बीबी की बात ना की जाए, कोई कंप्रोमाइज ना हो, कोई एनआरओ ना मांगा जाए, मेरे हवाले से कोई बात ना की जाए। तो मेरे ख्याल से वो लीडर है, उसने मना कर दिया। वो ये कहते हैं कि अगर मुल्क के अंदर अदलिया आज़ाद हो जाए और रूल ऑफ लॉ हो, सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं अब पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना हो, ये चीज़ें अगर हो जाएं, इस पे बात करनी चाहिए और कौमी मफाद में बात करनी चाहिए, जिससे मुल्क को फ़ायदा हो। उस पे बेशक आप दरवाजे खुले रखें, बातचीत करें, मेरे हवाले से कोई बात ना करें। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं वो अदालतों के जरिए निपटे। लेकिन अब मसला ये है कि अदालतें तो आज़ाद नहीं है, उनके फैसले आज़ाद नहीं है। उनके आप देखें कि आज बुशरा बीबी सॉरी जो अलीमा खान साहिबा और वो जो कल गए थे, उनके साथ क्या हुआ, गिरफ्तारियां हुई, फिर यानी एक तमाशा बन गया है कि जुमेरात का दिन जब मुख्तस हुआ है कि इमरान खान से मुलाकात होगी, फिर उसके बाद रखने डालना कि ये जाएगा ये नहीं जाएगा, और ये आपने तो 1 महीना पहले भी मुलाकात की थी, आप दोबारा क्यों कर रहे हैं। अब ये जो चीजें हैं ना, ये पता चल रहा है कि हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। अगर हुकूमत जो दावे करती है कि हम तरक्की कर रहे हैं, अगर ये तरक्की के दावे दुरुस्त होते तो वो अपने काम पे फोकस करते। उनका सारा फोकस अडयाला जेल के ऊपर है और सारा फोकस पीटीआई के ऊपर है। आप देखें कि क्या किस तरह ये हुकूमत जो है बुखलाहट का शिकार है। एक तरफ दावे करती है, दूसरी तरफ जो है ना आवाम को रिलीफ नहीं दे सकती। मैं आपके वसातत से ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह ये दावे कर रही है कि हमारी मईशत तो बेहतर हो गई है, $1 अरब जो है हमारे खजाने में पड़े हैं, रिजर्व आ गए हैं। अगर बजट के अंदर इन्होंने सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाहों में अच्छा इजाफा न किया, जिस तरह इन्होंने अपने इजाफे किए हैं, 800% इजाफा किया है अराकीन असम्बली और इनके वज़रा के तनख्वाहों में, तो अगर ये इस तरह का इजाफा इन्होंने नहीं किया तो आप देखेंगे लोग इनको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये दावा कर रहे हैं कि हमारी मईशत ठीक हो गई है। तो वो कहेंगे अच्छा ठीक हो गई तो हमें भी ठीक करें ना, आपने तो अपना 800% इजाफा कर दिया। तो मेरे ख्याल से हुकूमत जो है इसमें फंसेगी, फिर ये कहेगी कि जी मईशत तो खराब है, तो उस वक्त झूठ बोलेगी, आप झूठ बोल रही है, तो ये तो खैर एक्सपोज हो जाएगी गवर्नमेंट बहुत जल्दी। जून इतना दूर नहीं है। ठीक है शौकत यूसुफज़ई साहब, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने मामलात हैं उसके ऊपर बात करनी है। सबसे पहली बात शौकत यूसुफज़ई साहब वो गंडापुर साहब के बारे में करते हैं कि उनको हटा दिया जाएगा, फिर वो ये भी बात करते हैं कि आपकी पार्टी नून लीग की हुकूमत की जामिन है। देखिए, पहली बात तो ये है कि कैसे शख्स के अपने आवाज सुनाई जो खुद आपका पुराना रफीक था। मैं 2 मिनट तो ये टिक नहीं सका। अब जो लोग टिक गए हैं, जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत के साथ खड़े हैं, मुश्किल वक्त में खड़े हैं, चाहे वो अली अमीन गंडापुर है, चाहे वो बैरिस्टर गौर है, चाहे वो जुनैद अकबर है, चाहे सलमान अकरम राजा, जो भी है मुश्किल वक्त में खड़े तो रहे ना। अब इन पे इल्ज़ाम लगाना कि ये कंप्रोमाइज़ है भाई, और आप इस खुशफहमी में ना रहें कि पीटीआई के धड़े हो गए हैं। भाई तुम आप लोग भी तो बड़े बड़े जुगादर बने हुए थे, लेफ्ट राइट इमरान खान के होते थे। आप लोगों ने जब पार्टी छोड़ी तो क्या फर्क पड़ा है पार्टी के ऊपर। ये इस गलतफहमी में ना रहे कि धड़े बंदियां हो जाएंगी, और ये अगर आपने कोई बंदे अपने घुसाए हैं यहाँ पे और वो अगर अलग होते हैं तो चले जाएं, बिल्कुल चले जाएं, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अच्छा 8 फरवरी शौकत भाई, अगर पीपल्स पार्टी अलहदा हो जाती है हुकूमत से और कुछ हल्के दावा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ से इतने वोट हमें मिल जाएंगे कि हुकूमत नहीं जाएगी, ये दावा है, प्रोपोगंडा है, क्या कहेंगे? देखिए, अल्लाह पीपल्स पार्टी को तौफीक दे कि वो जो सिंध की हद तक महदूद हो गई है और अब सिंध से भी आउट होने लगी है, क्योंकि सिंध के अवाम की भी पूरी नुमाइंदगी नहीं हो रही, कराची के साथ भी ज्यादतियां हो रही, तो लोग तो उनसे भी नाराज है। अगर वो इस वक्त जितनी देर तक वो नून लीग की हुकूमत में सपोर्टर रहेगी उसका सफाया होता रहेगा। अगर उन्होंने अपनी पार्टी को बचाना है तो फिल फोर रिजाइन करे, उनसे दूर रहे। ये ऐसा माफिया है कि जो भी उनके करीब जाएगा जलेगा। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि पीटीआई का कोई भी बंदा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जाएगा उस तरफ, और इस हुकूमत को तो सपोर्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जो है ही नाजायज हुकूमत। हम तो देखें, ये हो सकता है नए इंतखाबात की तरफ चले जाएं, यही एक रास्ता हो सकता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ भी हम नहीं चल सकते।
सही, पीपल्स हम पार्टी के पीपल्स साथ पार्टी भी के नहीं साथ चल भी- सकते, नए इंतखाबात की तरफ जाने का रास्ता अपनाया जा सकता है और इस हुकूमत का साथ तो किसी सूरत नहीं दिया जा सकता। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब आप सवाल कर सकते हैं उनसे। तैमूर भाई क्या हाल, आप ठीक हैं, खैर वफियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप खैरियत? जी शुक्र है। तैमूर भाई आज बिलावल साहब की तकरीर सुनी, बिलावल साहब ने तो बड़ा क्लियर स्टैंड लिया है कि अगर इन ये दरियाओं का मामला, नहरों वाला मामला ख़त्म ना किया तो हम फिर किसी सूरत में भी हुकूमत के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब बरमला ये बात कह रहे हैं, बल्कि आपको उनको शॉर्ट सुना देते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने आपके इन तकरीरों और इन नारों पे क्या कहा है। देखें, हुकूमत के एक ख़ास तरीन आदमी है। देखिए, राना साहब की बात मेरे ख्याल से कोई इसमें गलत बात नहीं है। ये एक सिंध का कॉज है, एक सिंध का सबसे बर्निंग इशू है। इसी जमाने में मेरे ख्याल से अगर आप हिस्ट्री निकालें पिछली चंद डिकेड्स की, एक हमारे यहाँ इशू बना था बर्निंग, वो था कालाबाग डैम का, जो पीपल्स पार्टी ने नहीं बनने दिया तो नहीं बनने दिया। आज जो इतनी डिकेड्स के बाद सेकंड बर्निंग इशू आया है वो है 6 कनाल का। 6 कनाल सिंध की आवाम को कबूल नहीं है। और ये बात भी राना साहब ने सही की कि ये जो हमारी जमातें हैं, चाहे वो GDA हो, चाहे वो आपके फंक्शन के साथ बाकी पार्टीज हैं, आपकी जमात इस्लामी हो, आपकी JUI हो, आपके ये GSN वगैरह जो पार्टीज हैं, तरक्की पसंद पार्टी हो, ये सारी एक पेज पे थी। और उन्होंने उस कार्ड को खेलने की सियासत की। और ये सियासत कहाँ की? कल बाय इलेक्शन था मेरी नेशनल असेंबली की सीट का, जो मेरे वालिद साहब के एक्सपायर होने के बाद खाली हुई थी। उस पर ये सारी जमातें, यानी कि 17 जमातें एक तरफ थी और मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से हम एक तरफ थे। उसके होने के बावजूद सिंध की आवाम ने ये फैसला दे दिया और बता दिया कि वो पीपल्स पार्टी पर भरोसा करते हैं बनिस्बत उन पार्टियों के जिनका नारा ही सिर्फ ये होता था कि 6 कनाल नामंजूर। अफनानुल्लाह साहब कहते हैं उमरकोट में पीपल्स पार्टी को वोट नहीं पड़ने थे, हमने हिमायत की। पीपल्स पार्टी की सीट कभी हिस्ट्री में नून लीग ने ली है, कभी नून लीग ने 1000 वोट उठाया है उमरकोट में, जो वो हमें जिताएंगे आ रहेंगे। PMLN ने जिस तरह से हमारी मुखालफत की है, PMLN ने उमरकोट में 4 दिन पहले मेरे खिलाफ जलसा किया है। हमारी खिलाफ जो बातें की हैं PMLN ने, मेरे ख्याल से मैं चाहूंगा कि मैं उसकी रिकॉर्डिंग उनकी जलसे की PMLN का भेजूं, ताकि राना साहब और ये सारे देखें कि इनके लीडर इनके कंट्रोल में नहीं है, ये हमारे साथ नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि आपने कहा कि राना साहब ने जो कहा ठीक है। राना साहब ने तो कहा कि आपका सियासी बयान है, आपने सियासत भी तो करनी है। ये हमारा बर्निंग इशू है। ये हम अगर ये 6 कनाल निकलने देते हैं, यानी हम सिंध को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत को लात मारने में 5 मिनट लगाएगी, वफाकी हुकूमत चली जाएगी, हम रिस्क बर्दाश्त कर लेंगे, हम हर सियासी नुकसान लेंगे, पर हम सिंध के कॉम्प्रोमाइज, सिंधु दरिया पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम सिंध के लोगों के हकों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम सिंध को सुखाने नहीं देंगे। ये बहुत क्लियर स्टांस है। आज बिलावल साहब ने ये भी क्लियर कह दिया कि अगर हुकूमत को छोड़ना पड़ा तो हुकूमत भी छोड़ देंगे। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाजरीन का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।